नमस्कार, आपण पाहताय भारत सत्ता लाईव्ह। गेल्या महिन्याभरात महाराष्ट्र राज्यामध्ये राजकीय उलथापालथी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आहेत। आत्ता नवीन सरकार आलेलं आहे, पण हे सरकार किती दिवस टिकल याबद्दल राजकीय जाणकार टीका म्हणजे बोलायला लागलेले आहेत। याच काळामध्ये थर्ड अलायन्स बनतो का अशी एक संधी बोलली जाते किंवा चर्चा त्याच्यावर पण मोठ्या प्रमाणात होते। नेमकं महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय होणार आहे येत्या काही काळात आपल्याला कळेलच। माझ्यासोबत फारुख अहमद सर आहेत, जे वंचितचे प्रदेश प्रवक्ता आहेत। त्यांच्याकडनं मी या सगळ्या राजकीय परिस्थितीवर वंचितच्या येत्या काळाच्या भूमिकेबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे, जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे। सर, स्वागत आहे भारत सत्तामध्ये आपलं। खूप खूप धन्यवाद। लातूरमध्ये पण आपलं स्वागत आहे। जसं की मी बोललो की राज्यात मागच्या महिन्याभरात फार मोठी उलथापालथ झालेली आहे, अकल्पित अशा काही घटना घडलेल्या आहेत। या सगळ्या घटनांकडे तुम्ही एक राजकीय अभ्यासक किंवा राजकीय कार्यकर्ता म्हणून कसं बघताय, काय अर्थ लावताय या घटनांचा? महाराष्ट्राच्या राजकारणावर फुले शाहू आंबेडकर विचाराचा एक पगडा होता। त्यामुळं तुलनेनं इतर राज्यांच्या तुलनेनं आपल्या इथलं राजकारण विकासाला केंद्रभूत आणि लोकविकासाचा केंद्रीभूत होतं। त्यामुळं महाराष्ट्र इतर राज्यापेक्षा पुढं राहायचा। परंतु आता सुरुवातीच्या काळात जे यशवंतराव चव्हाणांची काँग्रेस होती, जे मूल्य होते त्यांच्या टप्प्याटप्प्यानं झालेला ऱ्हास, शिवसेनेमध्ये इतर ओबीसींना सोबत घेऊन एक सत्ता न भोगलेल्या समूहाला नेतृत्व देण्याचं जे बाळासाहेबांची शिवसेना होती त्याच्या टप्प्याटप्प्यानं झालेला ऱ्हास, आणि इवन शरद पवारांचं वेगवेगळ्या समूहांना घेऊन आपलं वर्चस्व राखून का होईना पण वेगवेगळ्या समूहांना घेऊन करण्याचं राजकारण, त्या टप्प्याचाही झालेला ऱ्हास, या एकूण झालेल्या ऱ्हासाचा अनैतिक फायदा घेऊन भाजपनं पैशाच्या आणि सत्याच्या बळावर अनैतिकतेची शेवटचा टोक गाठण्याचं काम या महाराष्ट्रामधल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप सरकार किंवा या चौघ पक्षांच्या नेत्यांनी या टोकाला घेऊन गेलं, आणि नैतिकता नसलेलं राजकारण, टोकाचं राजकारण आज महाराष्ट्राच्या जनतेला बघावं लागत आहे। हे फुले शाहू आंबेडकर नाव घेणाऱ्या महाराष्ट्राचं सगळ्यात मोठं दुर्दैव आहे। त्यामुळं आजच्या काळामध्ये मोठ्या पक्षाचा मोठा पुढारी होण्यापेक्षा सामान्य लोकांची जाण असणारा एक प्रामाणिक कार्यकर्त्याला महत्त्व आलेलं आहे। कारण एक चळवळीचा सामान्य कार्यकर्ता या मोठमोठ्या पक्षातल्या मंत्रिपद भोगलेल्या नेत्यांपेक्षा जास्त नैतिकता बाळगून समाजसेवेच्या यानं पुढं आलेला आहे, आणि त्याची नैतिकता यांच्यापेक्षा जास्त आहे। या पद्धतीचं स्पष्ट चित्र आज महाराष्ट्राचं आहे, आणि या जनतेला सुद्धा कळत आहे। एकूणच अशी ज्यावेळेस राजकीय परिस्थिती असते, म्हणजे राजकीय अस्थिरता ज्यावेळेस निर्माण होते, त्यावेळेस थर्ड अलायन्स किंवा नवीन लोकांना संधी मिळते, असा एक जगभरातला राजकीय इतिहास आहे किंवा जगभरातल्या राजकारणात हे दिसतं। अशी संधी तुम्हाला कितपत दिसते, आणि राज्यात असं जर अलायन्स झालं तर कुठले पर्याय असू शकतात तुमच्यासह, काय परिस्थिती असेल? आता हे एक संकट आहे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आलेलं की नैतिक मूल्य हरवलेले राजकीय पक्ष सत्तेत आणि विरोधात आहेत, आणि आळीपाळीनं एकमेकाच्या मदतीनं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदतीनं जे सूत्रधारांनी न जमणारी एक आघाडी बनवली, न जमणारं गणित आणि इक्वेशन बसवलं, त्यांच्या मर्जीशिवाय हे आता बनलेलं अनैतिक बंडखोरीच्या नावाखाली झालेलं हे समीकरण त्यांच्या संमतीशिवाय बनलेलं नाही आहे। म्हणजे वेगवेगळ्या खेळी खेळणारे जे मेंदू आहेत, रिमोट कंट्रोल चालवणारे काही लोक आहेत, मग ते गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ठरलेले आहेत, आणि यांचं हे खेळ सुरू आहे, याच्यामध्ये भरडली जाते जनता। यामुळं आजच्या काळामध्ये या परिस्थितीमध्ये या संकटातून एक संधी निर्माण होऊ शकते जर सामान्य लोकांनी एक बदल आणि परिवर्तन घडवण्याचा निर्णय घेतला, आणि या चौघांनाही धडा शिकवण्यासाठी एक वेळ या चौघांनाही बाजूला सारून एक नवीन पर्यायाकडे जर जनता वळली तर मला वाटते की महाराष्ट्रामध्ये यांना एक चोप बसेल, यांना एक धडा मिळेल, आणि यांनी सुद्धा आपली नैतिक पातळी तपासण्याचं काम करतील, आणि महाराष्ट्रामधल्या वंचित बहुजन समाजातल्या सगळ्या नाहिरे वर्गाला एक संधी मिळू शकते, एक न्याय मिळू शकतो। आणि अशा परिस्थितीमध्ये वेगवेगळ्या समूहांनी एक केंद्रीय नेतृत्व म्हणून एक अतिविद्वान संविधान निर्माते बाबासाहेबांच्या रक्ताचा नव्हे तर विचाराचा सुद्धा वारसा घेऊन पुढे येणाऱ्या स्पष्ट चरित्र असलेल्या ईडी बीडी सीडी बीडीला न घाबरणारं आणि स्वाभिमानी नेतृत्व आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर
यांच्या पुढाकारातून ते वंचित बहुजनांची मोठ बांधण्याचं काम होत आहे. मला वाटते की ज्यांना ज्यांना या राजकारणाचे चटके बसत आहेत त्या सगळ्या SC ST मायक्रो OBC आणि मुसलमानांना एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आलेली आहे. आपापले समूह जोडून समाजाशी जोडून एक मोठी शक्ती उदयास येऊ शकते आणि त्या अनुषंगाने आमचेही प्रयत्न सुरू आहेत आणि इतर सामाजिक क्षेत्रातले लोकांची आम्हाला मदत मिळते आणि आदरणीय बाळासाहेब निष्पक्ष पद्धतीनं महाराष्ट्राला नेहमी दिशा देत असतात. इव्हन उद्धव ठाकरेचं सरकार कसं वाचू शकतो, संविधानाचं त्याला कसं पाठबळ मिळू शकतो हे सुद्धा शरद पवार स्वतःला चाणक्य म्हणून घेतात. त्यांना सुचलं नाही ते मुद्दे सुद्धा आदरणीय बाळासाहेबांनी मांडले होते आणि त्या आधारावरच आता सुप्रीम कोर्टात ती लढाई गेलेली आहे. बघूया आता न्यायालयांचे निकाल सुद्धा कितपत संविधानाला अपेक्षित एंगलमध्ये येत आहेत हे आपल्याला काही निर्णयावरून कळून चुकलेलं आहे. म्हणून खूप अपेक्षा त्या न्यायालयाकडूनही राहिलेल्या नाहीत. पण बघूया खरंच या नैतिकता राजकारणामधली जी घसरत असताना सर्वोच्च न्यायालय याच्यात हस्तक्षेप करू शकतो का हे येत्या 2-4 दिवसांमध्ये स्पष्ट होईल. पण नाही झालं तरी समाजाला माझं आव्हान आहे, सगळ्या वंचित समूहांनी एकजूट करून एक नवीन पर्यायाकडे यायला पाहिजे. तसा उल्लेख झाला की निकाल काय येईना किंवा मे बी हे सरकार 2.5 वर्ष चाललं असं आपण अपेक्षित धरूयात. तर पुढची स्ट्रॅटेजी तुम्ही जसं म्हणताय की तिसरा पर्याय वगैरे किंवा आम्ही पर्याय ठरवू शकतो, तर काय स्ट्रॅटेजी घेऊन तुम्ही म्हणजे इलेक्शनला निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे? काय वंचितची स्ट्रॅटेजी असणार आहे, काय भूमिका असणार आहे? बघा आमचं एक धोरण आहे. आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट सांगितलं, भाजपसारखी शक्ती सोडून जे आमचं अस्तित्व आणि अधिकार मान्य करतील त्यांच्यासोबत जाण्याची आमची तयारी आहे. अच्छा. परंतु सत्तेचं जे माज काँग्रेससारख्या राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांना आहे ते बाजूला सारून आपण ज्या समूहांचं वोट बँक म्हणून आतापर्यंत वापर करून घेतलं अशा SC ST मायक्रो OBC आणि मायनॉरिटी मुस्लिम समाजाला आता आपल्याला प्रतिनिधित्व द्यावं लागेल आणि त्यांचं प्रतिनिधित्वाचा हक्क आणि अधिकार मान्य करून ते न्यायिक फ्रेममधून देण्याची तयारी त्यांनी जर दाखवली तर नक्कीच त्यांना सोबत घेण्याचं आमचं धोरण आहे. त्या दृष्टीनं त्यांनी मत मांडावं, त्या दृष्टीनं त्यांनी विचार मांडावा, त्या दृष्टीनं त्यांनी प्रस्ताव द्यावा की कसं इक्वेशन बसवून आमच्या सर्व वंचित बहुजनांना प्रतिनिधित्व देऊन त्यांना किती जागा अपेक्षित आहेत आणि ते आम्हाला कसं सोबत घेण्याचा प्रस्ताव देऊ शकतात त्यांनी द्यावं. मग आम्हाला त्यांना सोबत घ्यायची तर आमची मानसिकता आहे आणि जर ते येत नसतील तर सामाजिक स्तरावर समाजाचे तडमडीनं काम करणारे जेवढे सामाजिक कार्यकर्ते सामाजिक संघटना आहेत आम्ही त्यांना सोबत घेऊ. कारण आमचं असं म्हणणं आहे की समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांना सोबत घ्यायचं. ते पक्ष चालवणारे नेते स्वतःचं स्वार्थ केंद्रीभूत ठेवून डायलॉग करतात आणि आपल्या सवलतीचं असलं तर आघाडी युतीमध्ये येतात, नाही तर तोडून टाकतात. त्याशिवाय आता त्या समाजाला पुढे यावं लागेल आणि आम्हाला त्या समाजासोबत युती आघाडी करणं हे जास्त निकाल देणारा राहील असं आमचं समज आहे. जसं आता म्हणणं झालं की समाजाची आघाडी करावी लागेल. आपण पण मुस्लिम समाजात नाही तर मी पण मुस्लिम समाजात नाही तो समाज के काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सियासी भी हैं, सामाजिक भी हैं, आर्थिक भी हैं. इन सबको वंचित आघाड़ी किस तरह से टैकल करना चाह रही है? हाल ही में औरंगाबाद का मसला हुआ है, बाजू का उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसका भी नाम अभी रिसेंटली चेंज किया है. देखिए मुस्लिम ने कभी भी कांग्रेस राष्ट्रवादी को अपने फलाई के भलाई के लिए वोट नहीं किया था. मुसलमान हमेशा कांग्रेस राष्ट्रवादी को इसलिए वोट कर रहा था, उनको ये लगता था कि ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर शिवसेना बीजेपी जैसे हिंदुत्व के नाम पर जो एक जुल्म करते हैं उस जुल्म को रोकने का काम करेंगे. लेकिन गली से लेके दिल्ली तक, महाराष्ट्र से लेके राहुल गांधी के नेतृत्व तक, सोनिया गांधी के नेतृत्व तक हमने देखा है कि अखलाक से लेके अब तक किसी भी मॉब लिंचिंग में ना सोनिया गांधी कुछ बोलती हैं, ना राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, ना प्रियंका गांधी कुछ बोलती हैं. लेकिन दिगर समाज पे जुल्म होता है तो गिर पड़कर वो हाथरस को जाएंगे, वहाँ जाकर सहानुभूति बताएंगे. लेकिन आज तक ये राहुल गांधी बोलते हैं सर. देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज तक आप मुझे अखलाक से लेके जितने मॉब लिंचिंग हुए, एक मॉब लिंचिंग का राहुल गांधी का होम विजिट बता दीजिए कि उन्होंने किस मॉब लिंचिंग की घटना में घर को गए. एक घटना बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ देता. आपकी गलतफहमी है कि राहुल गांधी
दखल ले रहे हैं। राहुल गांधी ने एक भी मॉब लिंचिंग वाले पीड़ित के घर नहीं गए हो, हाथरस को गिर पड़ कर गए, में गिर पड़ कर गए, गुजरात को गिर पड़ कर गए, लेकिन वो एक भी मुस्लिम मॉब लिंचिंग के शिकार के घर नहीं गए। दूसरी बात, उन्होंने किसी भी मॉब लिंचिंग की घटना को मुसलमान बोल के मत देखो, लेकिन भारत का सिटीजन था और संविधान हर एक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है। इस प्रकार से मर जाना, मार देना, ये उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। ये बाजू तो वो ले सकते थे ना। मेरे कौम की वकालत मत कीजिए, लेकिन भारतीय संविधान ने दिए वाले हमारे सिविल राइट का हनन है, तो संविधान की तो हिमाकत कीजिए, उसकी तो वकालत कीजिए। वो भी किया हुआ सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का एक मिसाल दीजिए, शरद पवार के, अजित पवार के एक मिसाल दीजिए। उतना छोड़ दो जी, यूपी में, झारखंड में तो छोड़ दो, महाराष्ट्र में मोहसिन खान के घर पे शरद पवार गए कभी? उसकी मॉब लिंचिंग नहीं हुई। एक हमारा आईटी फैकल्टी मुस्लिम नौजवान बिना वजह के मारा गया, खाली दाढ़ी देखकर मार दिया गया। तो गृह मंत्रालय जिस राष्ट्रवादी के पास था, वो शरद पवार कभी गए? हम पे होने वाले जुल्म के लिए तुम्हारी पॉलिसी क्या है? तो हमने अपने हक के लिए या फायदे के लिए नहीं, लेकिन कम से कम ये सेना बीजेपी के जुल्मों से बचने के लिए इनको दिया। आज मुझे बताइए, वो शिवसेना बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनाया ना। जिस मंत्रिमंडल के मीटिंग में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का निर्णय हुआ, उसमें शिवसेना के 40 आमदार मंत्री तो सब गुवाहाटी में गए थे, काय थे झाड़ी, काय थे डोंगर देख रहे थे। तो उस मंत्रिमंडल के मीटिंग में कौन था? मेजोरिटी में कौन से मंत्री थे? यही कांग्रेस राष्ट्रवादी के मंत्री थे। क्यों चुप बैठे? अरे भाई, वो निर्णय अगर उद्धव ठाकरे जी ले भी रहे थे, तुमने विरोध तो दर्शाना था। एक मत से निर्णय हुआ, एक का भी विरोध नोंद नहीं हुआ। तो इनकी पॉलिसी क्या है? हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास का योगदान है, हमारे उलेमाओं की, हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियां रही है, तुम वो संस्कृति को, इतिहास को कहीं जिंदा रखना चाहते कि नहीं चाहते? मुस्लिम और उर्दू नामों से तुमको इतना नफरत कि तुम अपनी असल तारीख को झुटलाना चाह रहे हो। आप अकबर रोड का नाम बदल देते दिल्ली में, ठीक है, वो तो मोदी और योगी थे, मगर तुम तो बोल रहे थे उद्धव जी, मैं तो सबके संविधान अधिकारों की बात करूंगा, मैं ऐसा हिंदू हूं कि सबको न्याय दूंगा। तो उद्धव जी जाते जाते तो चुटका देके गए ना। लॉकडाउन में जिन मुसलमानों का दिल जीता ना, जाते जाते उनको बता कर गए ना, मुझे उद्धव जी कम और कांग्रेस राष्ट्रवादी दोषी दिखती है। उद्धव जी का शिवसेना का तो एजेंडा ही था, उनको तो करना था, वो करने वाले हैं, लेकिन ये चुप क्यों बैठे? इन्होंने तो हमको यकीन दिलाया था हम तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये ज्यादा दोषी है। और इस बहाने से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी की भूमिका क्लियर थी। आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी ने क्लियर कहा था, संभाजी महाराज का जो योगदान है, इतिहास है, ये बहुत गौरव का है, लेकिन औरंगाबाद से उनका कोई कंसर्न नहीं है। उनका जन्म पूना में, उनका पूर्ण कर्तृत्व पूना में, उनकी समाधि पूना में है। तो पुणे नाम को छत्रपति संभाजी महाराज का नाम देने में किसी का विरोध नहीं है, ना मुसलमानों का है, ना मुसलमानों को संभाजी महाराज के नाम को विरोध नहीं है। औरंगाबाद का नाम हटाकर बदलने को विरोध है कि जहां नाम है एक, उसको हटाने की क्या जरूरत है? तुमको औरंगजेब के राजनीतिक धोरणों की, पॉलिसियों की चीजों से आप सहमत असहमत होंगे, लेकिन औरंगजेब के एक वैयक्तिक जीवनी का आदर्श जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए आपको नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी दक्षिणी संस्कृति का है। तो ठीक है, अगर औरंगजेब से आपको ये था, तो मलिक अंबर, उनका औरंगाबाद के आर्किटेक्ट बोल के उनके अस्तित्व को तो नकार नहीं सकते ना, वो इतिहास को तो झुटला नहीं सकते ना। अगर बदल नहीं था तो फिर वो क्यों नहीं? और जहां संभाजी महाराज का समाधि है, उस पूना को संभाजी महाराज का नाम दो। ये आदरणीय बाला साहब ने क्लियर कट अपना धोरण रखा। आज मुझे शिवसेना का कम और कांग्रेस राष्ट्रवादी जैसे बुजदिल और दोगली सियासी पार्टियों के नेताओं का ज्यादा गम गुस्सा है, इनके ऊपर ज्यादा गुस्सा है कि इन्होंने क्यों ये काम किया। और आज जो कांग्रेस राष्ट्रवादी में आज भी कायम है, उन बुजदिलों को मुझे ये कहना है कि अरे, अपने मफाद की खातिर कौम और मिल्ली वजूद को अगर तुम खतरे में डाल रहे हो, तो ये कौम और मिल्लत अगर खतरे में आएगी, तुम्हारा भी वजूद साबित नहीं रहेगा, तुम भी नहीं बचोगे। और जो
अपने ज़मीर की बात सुनकर इस्तीफ़ा दे के बाहर आ रहे हैं। उनको भी ये कहना है आप इस्तीफ़ा दिए, मुबारक हो, लेकिन इतने आसानी से मत छोड़ो। जिनको तुमने खंडी खंडी भर वोट दिलाए थे जिन नेताओं को, अरे उन नेताओं को इतना आसानी से बख्शो मत। मंत्री पद लेके उन्होंने गलत फैसला लिए, उनके घरों के सामने आंदोलन करो। खाली राजीनामा देके तुम लोगों को अब मिसगाइड मत करो। अब उनके खिलाफ लड़ने वालों के साथ जाओ, उनके खिलाफ में मोर्चे निकालो। शिवसेना का विरोध नको करो, कांग्रेस राष्ट्रवादी चुप क्यों बैठी थी उसका विरोध करो। वो छोड़ो। आप जब ये बीजेपी एक अनैतिक तरीके से यहाँ पे तोड़ मरोड़ के सरकार आई चालाकी करके, अभी एक मेरे दोस्त है मूवमेंट के, बहुत अच्छा बोले उन्होंने, वो चाणक्य बनने को गए फडणवीस और अनाजी पंत बन गए और खपट छल कपट से सत्ता लाए। ठीक है, चलो वो मुद्दा छोड़ो, लेकिन इस बीजेपी का विरोध करने के लिए कांग्रेस के धीरज देशमुख सभागृह में क्यों नहीं थे? 164 मतों से बहुमत सिद्ध करके विरोध में खाली 99 वोट गए। अकेले धीरज देशमुख चले जाते तो 99 के 100 होते ना, 2 अंकों से 3 अंक होते ना। वहां पे अकेले अशोक चौहान जाते तो 100 ही पार केली, 100 के पार गए होता ना। और ये 10-12 आमदार जो एब्सेंट रहे कांग्रेस के, ये चले जाते 164 वर्सेस 112 होता ना, 111 होता ना। विरोधकों की तादाद बढ़ती ना, बीजेपी के खिलाफ की ताकत बढ़ती ना। ये एब्सेंट क्यों रहे? क्योंकि इनको मालूम है अगर एब्सेंट नहीं रहेंगे तो इनके बाप दादाओं ने जो करप्शन किया वाला है, इन्होंने मंत्री रह के जो करप्शन किया वाला है, उसकी पूरी रिपोर्ट वो ईडी के पास में वो तिलित थोमैया जी जो है वो पहले तो लेके बैठे वाले। अशोक चौहान को धमकी दिए थे उन्होंने, आरोप वाले नांदेड़ को, मगर बेचारे को रिजर्वेशन इतनी मिला, टिकट इतनी मिला ट्रेन का। 2 बार बोले थे, तारीख दिए थे किरीट सोमैया ने, टिकट इतनी मिला उनको। अब वो सत्ता नहीं थी, नहीं मिला। अब मेरे को उम्मीद है कि वो जब 2 बार भी अशोक चौहान मंत्री थे, टिकट नहीं मिलन दिए। अब मैं देखना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार आ गई ना, अब किरीट सोमैया में दम है क्या नांदेड़ को आने का, भंडाफोड़ करने का? मैनेज है। किरीट सोमैया की धमकी देके अशोक चौहान के पैर काट के घुटनों के बल ला लिए और उसके पीछे हम वोट देके उसको बड़ा बनाए थे। आज उन्होंने हमको किनारे पे लाके डुबा दिया है। आज तकलीफ इनकी है। ये अशोक चौहान जैसे घराने सही चलाने वाले, धीरज देशमुख जैसे नेताओं की तकलीफ है कि इन्होंने अपने घरानों को चलाकर मेरे कौम के वोट लेकर मेरी कौम को डुबोने का, नैया डुबोने का काम किया है। और माफ़ कीजिए, ऐसे वक्त में जिनको कांग्रेस राष्ट्रवादी नकार कर जिनको चुनकर दिया, उन नेताओं की भी भूमिका बहुत फक्र करने वाली नहीं है। आज एमपी इम्तियाज जलील साहब कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन आप एमपी हैं, आपने ये जो इशू को छेड़ दिया कि शिवसेना के आघाड़ी में हमको शामिल करो बोल के राजेश टोपे जी को प्रस्ताव दिया, फिर उसको मीडिया में लाया, फिर संजय राउत ने कहा औरंगजेबच्या कपरी पुढं वाकणारे लोक। आपने मीडिया को मौका दे दिया ना औरंगजेब रहमतुल्लाह के नाम को उछालने का। आपने कह दिया ना कि हम औरंगजेबला मानत नहीं, आम्ही औरंगजेबा पुढे वाकत नहीं, आम्ही छत्रपती महाराजांना मानतो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों बोले ना आपने आम्ही औरंगजेबला मानत नहीं, वाकत नहीं? आपने वैसा बोले बोल के फिर जब आप अकबर साहब के साथ उनकी मज़ार पे नजर आए तो मीडिया ने वो इशू चलाया ना कि आप एक तरफ बोल रहे हैं हमें औरंगजेबला मानत नहीं, कब्री और जात नहीं, दूसरी तरफ वीडियो। ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और वो इशू जिंदा हो गया। फिर औरंगजेब आलमगीर के नाम को उछालकर औरंगाबाद का, संभाजीनगर का इशू जिंदा किया और जाते जाते शिवसेना ने बाउंसर को हिट कर दिया और 6 मार दिया। उनके लिए 6 हो गया, लेकिन हमारे तो कल्चरल एग्जिस्टेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। तो मेरा दूसरा सवाल था कि क्या एक्शन प्लान रहेगा खास करके मुस्लिमों के लिए, वंचित के पास? देखिए, हम एक बात मानते हैं, मुसलमानों को जमहूरी निज़ाम को समझना पड़ेगा। हम जमहूरी निज़ाम को, ढांचे को समझना ही नहीं चाह रहे। हमको लग रहा है कि हम 25 लोग सामने आके कंट्रीब्यूशन करके एक ही शादी करा दे के बड़ा काम कर दिए। नहीं भाई, वो जो सरकार की तिजोरी में अरबों रुपए पड़े वाले हैं, वो तुम्हारे पेट्रोल में के 50-60% टैक्स गया बोल के। सरकार का काम है हमारी माशियत को इतना सुधारे कि हमको चंदा करने की नौबत नहीं आना। अब वहाँ पे कि वो तिजोरी का फायदा अपने कौम को तालीम में, माशियत में, काम में, कारोबार में, नौकरियों में लाना है तो आपको असेंबली और पार्लियामेंट की नुमाइंदगी बढ़ानी पड़ेगी। नगर सेवक गली की सफाई के आगे नहीं कर सकते। तुमको आमदार खासदार के जरिए अपने समाज का
तालीमी माशी इशू उठाकर अपना हक लेना पड़ेगा। और वो बढ़ाने के लिए नुमाइंदगी अगर बढ़ानी है तो मैंने इससे पहले कहा, आप कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में 40 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान को कांग्रेस एनसीपी टिकट नहीं देती है, लेकिन मुसलमान लड़ता है। एक गठा मुसलमान के वोट लेने के बावजूद 3, 4, 5, 7 हज़ार वोटों से वो हारता है, दिगर समाज का वोट नहीं मिलता। लेकिन अगर वंचित समाज और मुस्लिम समाज एक हो गया तो क्या हो सकता, इसकी मिसाल औरंगाबाद में हमने दी है। उसी मिसाल को ध्यान में रखे, अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मुसलमान जुड़ गया और अगर हम ये कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो आपके लातूर के प्रभाग रचना पे नज़र डालिए, आप अभी नज़र डाल के देखिए, अगर एससी मुस्लिम का इत्तेहाद हो गया, वंचित और मुस्लिम का इत्तेहाद हो गया, 22 से कम नगर सेवक आएंगे क्या? मैंने तो खाली सरसरी नज़र डाली, आज देखते ही मैंने कहा ये तो ऐसा ऐसा है। बोले साहब 22 से कम नहीं आएंगे अगर इत्तेहाद हो गया है तो क्यों नहीं हो सकता? नांदेड़ में देखिए क्या होगा, औरंगाबाद में देखिए क्या होगा। नगर पालिका ही नहीं, विधानसभा में भी आज तक 11 से ज़्यादा आमदार चुन के नहीं आए थे, लेकिन अगर हम ये वंचित और मुसलमानों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो 11 से डबल 22 कम से कम मुस्लिम ही आएंगे, फिर दिगर तो आएंगे ही आएंगे। तो हम एक बड़ी ताकत बनके हम 30, 40, 50 आमदार चुनाने वाला एक विकल्प बन सकते हैं और उसका एजेंडा हम अपने इश्यूज़ को लेकर तय कर सकते हैं। मुझे लगता है ये राह अमल को हम लोगों तक लेके जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अल्लाह करम से एक अच्छे बड़े बड़े समाजी सियासी लोग अब वंचित से जुड़ रहे हैं, लातूर में, औरंगाबाद में, नांदेड़ में आप देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दौर मुसलमानों के लिए एक सुनहरा मुस्तकबिल बन सकता है। सर, जैसा जिक्र हुआ मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन का, ये कॉम्बिनेशन 19 में भी आप लोगों ने ट्राई किया था, उसके कुछ खासे रिजल्ट्स नहीं आए थे। आने वाले वक्त में कैसे रिजल्ट्स आएंगे लगता है आपको? रिजल्ट नहीं आए ऐसा नहीं है, रिजल्ट आए, खासे रिजल्ट्स। देखिए मुझे क्या कहना है, औरंगाबाद एक ऐसा मकाम बना जहाँ पे मुसलमान और वंचितों का कॉम्बिनेशन जमा, लेकिन लातूर रहो, नांदेड़ रहो, सोलापुर रहो, अकोला रहो, वहाँ पे वंचित समाज एकजुट हुआ, लेकिन मुसलमानों में एक झिझक थी कि ये कामयाब होगा क्या फार्मूला, हम डाल देंगे तो बीजेपी को और मोदी को रोकने के लिए हम एमपी ला लेंगे क्या। तो तब एक झिझक थी लोगों में कि एससी और मुस्लिम कॉम्बिनेशन कामयाब होगा क्या। लेकिन औरंगाबाद की मिसाल के बाद पूरे महाराष्ट्र में एक लहर आ गई थी, मुसलमानों में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, पूरा एससी समाज ऑनेस्टली बाला साहब के सिंबल पे वोट डाल रहा है, अगर हम डाल देंगे तो ओबीसी भी साथ आएगा और हम जीत सकते हैं। ये मिसाल आ गई थी और वो मिसाल की वजह से विधानसभा में मुसलमानों ने मन बना लिया था कि अब ये करना है। लेकिन वही होता है कि जब सही मौका था तो जो इसके डाली पे बैठ के ऊंचाई पे गए उन्होंने डाली काट दिया, तो वो भी गिर गए और दूसरों को भी गिरा दिए। यानी अगर वो कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता और 20, 25, 30 सीटें जो बाड़ा साहब देने तैयार थे वो अगर एमआईएम ले लेती और ये कॉम्बिनेशन काम करता तो यकीन मानिए, मैं नहीं, मैं तो वंचित का प्रवक्ता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ। एक विरोधी पक्ष के शिवसेना बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को पूछोगे कि अगर ये युति नहीं टूटती वंचित की और एमआईएम की तो कितने सीट आते, तो यकीन से कहता हूँ कि वो 30-40 से कम नहीं बोलेगा। यानी अगर विरोधक भी अगर बोल रहा है कि तुम युति नहीं तोड़ते तो 30-40 आमदार लाते, तो समर्थक तो बोलेगा ना 60 तो लाते। आज हम सीएम, डिप्टी सीएम का पद लेते हो कॉम्बिनेशन में रहकर, लेकिन ये नहीं हुआ। पार्टियां नहीं करती है, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी है। आज भी मेरा कहना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं उसके लिए दोषी नहीं मानता। उनके पार्टी के इम्तियाज़ भाई का कुछ अलग अप्रोच था, एंगल था, उनको लग रहा था हम भी एसटी, एससी, ओबीसी सबके पार्टी और सबके नेता बन गए थे, सबका हिस्सा हम देंगे, हमको 100 दे दो। वंचित आघाड़ी बनी जिसके लिए थे वही मकसद पे उन्होंने टारगेट कर दिया, जबकि वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलो वो इशू छोड़ो, आज भी मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। मुझे तवक्को है सब भुला दो, आपने बड़ा भाई माना ने बड़ा सबको। चलो, आपके पार्टी में एक आदमी की वजह से अगर रुकावट आ रही है, वक्ती तौर पे उसको बाजू करो, दिगर लीडरशिप को सामने लाओ और एक बार ये दोस्ती करो। एक बार कौम के हक में तुमने लोकसभा में कहा था मैं महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं लड़ाऊंगा, बाड़ा साहब के साथ खड़ा रहूंगा। अब मैं कह रहा हूँ कि कौम के हक में लड़ाओ और बाड़ा साहब के साथ आओ, कौम के खातिर आओ, मिलत के खातिर आओ, मुसलमानों की नुमाइंदगी के खातिर आओ, मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के खातिर आओ। एक बार दिल बड़ा करके साथ
में आ जाओ, एक बार आप प्रस्ताव दो, एक बार बाड़ा साहब को मिलो, इंशाल्लाह इसका यकीनन रिजल्ट जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं, अकेले चलो का तुम्हारा जो पैटर्न है वो हमने बिहार में देखा, 5 आए 4 भाग गए, क्या फ़ायदा हो। पश्चिम बंगाल में देखा, एक भी चुन के नहीं आई। यूपी में देखा, एक भी चुन के तो आई नहीं, लेकिन आपके 1000, 2000, 3000 वोटों से 80 सीटें गिर गई। तो अब अगर आप अकेले चलने का सोचोगे तो माफ़ कीजिए असद साहब, हम भी मजबूर हो जाएंगे। आपके मकसद को लेकर हम भी कॉन्फिडेंस से आपकी वकालत नहीं कर पाएंगे जो आज तक कर रहे थे। बी टीम का इल्ज़ाम आप और हम दोनों उठा रहे हैं, हम दोनों जवाब दे सकते हैं। हमको किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं, हम भी एक हो जाएंगे तो हम साबित कर सकते हैं कि सारे बी टीम एक दूसरे की बी टीम है, हम असल टीम है, जो मेजर टीम है वो साबित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा हमको अपने मफाद से बाहर आना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो मेरी आम मुसलमानों से अपील है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के बाद 5 साल में कंसिस्टेंटली काम करते हुए आज हर ज़िले में वंचित बहुजन आघाड़ी के पास सोशल पॉलिटिकल फील्ड से आए वाली ताकतवर सक्षम लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़िले में खड़ी हो गई है। इंशाल्लाह हमको उम्मीद है उलेमा इकराम से लेकर समाजी फ़िक्र रखने वाले आम आदमी तक इंशाल्लाह वह हमको इस बार एक मौका देंगे और इस कॉम्बिनेशन को हम इस बार कामयाब करेंगे। क्योंकि ये बात याद रखिए, साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्रयोग पहली कोशिश में कामयाब नहीं होता। तो ये तो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था। इंशाल्लाह 19 में जो नाकामयाब हुआ, इंशाल्लाह 2022, 23, 24 जब भी इलेक्शन होंगे, भरोसा नहीं, आप कभी भी हो सकते हैं, जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह इस बार हम अपना एक्सपेरिमेंट को कामयाब करके बताएंगे। शुक्रिया सर। हे होते फारुक अहमद, वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्राचे प्रवक्ते आहेत। यांच्याशी राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर, वंचितच्या आगामी काळातील भूमिकेवर, विशेषतः मुस्लिम समाजाला वंचितकडनं काय मिळणार आहे यावर आपण चर्चा केली। भारत सत्तासाठी असेच वेगवेगळे विषय घेऊन आपण येत राहणार आहोत। भारत सत्ता पाहायला लाईक करायला, शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।